बच्चों रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, तो रिफ्रैक्शन में नॉर्मल शिफ्ट के क्वेश्चन कर लिया था। नॉर्मल शिफ्ट के क्वेश्चन करने के बाद एक आखिरी टॉपिक की बात करते हैं, रिफ्रैक्शन बाय पैरेलल स्लैब्स। एक स्लैब के द्वारा कितना शिफ्ट आता है वो तो अपने को पता है। अगर कई स्लैब हो तो बात की जाए रिफ्रैक्शन बाय पैरेलल स्लैब्स। कई स्लैब हो तो उनके द्वारा रिफ्रैक्शन क्या होगा। तो कई स्लैब होगा तो उनके द्वारा रिफ्रैक्शन अगर अपने को चाहिए तो जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए ये स्लैब है विड्थ T1, ये स्लैब है T2, उसके बाद T3, μ1, μ2, μ3 और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है ना। ये पूरा स्लैब मिलिया ही मान लो है, पूरा पूरा मिला लो, बीच में भी अदरवाइज मीडियम आ जाएगा ना। ये पूरा स्लैब है। तो अब आपसे पूछा जाए कि ये ऑब्जर्वर को अपरेंट डेप्थ पूछा जाए, ये ऑब्जर्वर है और ये आपसे पूछा जाए फाइंड अपरेंट डेप्थ, फाइंड एच अपरेंट। तो भाई अपरेंट डेप्थ क्या होता है, यहां से डिस्टेंस मेजर करना है। अपरेंट डेप्थ का मतलब, अपरेंट डेप्थ मतलब यहां से डिस्टेंस मेजर करने के बाद कितना आ रहा है। ऑब्जेक्ट तो यहां रखा है, तो हम पहले टोटल शिफ्ट निकालने की कितना आगे, अभी तो टोटल डिस्टेंस कितना है, ये टोटल डिस्टेंस मान लो, ये ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मान लेते हैं म्यू, ऑब्जर्वर बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट पूरी तरह से आपका मान लो, चलो यहाँ पे रखा है, इस जगह पे रखा है ऑब्जेक्ट। अब बच्चों आपको पूछा है अपरेंट डेप्थ बताओ, तो अपरेंट डेप्थ का मतलब हम सबसे पहले पता कर लें कि कितना अपना शिफ्ट आया। शिफ्ट टोटल आ जाएगा तो यहाँ पे आई हो जाएगा, और अपरेंट डेप्थ यही तो बोला जाएगा एच अपरेंट, यानी शिफ्ट निकाल ले उसके बाद, यानी टोटल डिस्टेंस से एच अपरेंट, यानी देखो तो आया क्या, एच अपरेंट की वैल्यू जो आ रहा है, एच अपरेंट की वैल्यू है टोटल डिस्टेंस T1 प्लस T2 प्लस T3 माइनस शिफ्ट। तो शिफ्ट देखो तो इस T1 की वजह से शिफ्ट कितना आएगा, T1 1 माइनस 1 बाई μ1 प्लस T2 माइनस H2 की वजह से कितना आएगा, माइनस T2 1 माइनस 1 बाई μ2 माइनस T3 1 माइनस 1 बाई μ3। और साथ ही में ऑब्जर्वर का मीडियम भी गिवन है म्यू ऑब्जर्वर, तो 1 नहीं होगा यहाँ पे हो जाएगा म्यू ऑब्जर्वर 1। आपको पता होगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, तब यहाँ पे हो जाता है म्यू ऑब्जर्वर, जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर जिस मीडियम में, उस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि सराउंडिंग आपका म्यू ऑब्जर्वर में है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो तो T1 से T1 हमें लग रहा है सब कट जाएगा और ये पॉजिटिव का बनेगा। और इसको जरा सिंप्लीफाई करके आप देखोगे तो आप पाओगे, मैं इधर लिख दूं कि एच अपरेंट अपना जो आ रहा है, एच अपरेंट की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है एच अपरेंट इक्वल टू म्यू ऑब्जर्वर T1 बाई μ1 प्लस T2 बाई μ2 प्लस T3 बाई μ3। ये फॉर्मूला बन गया एक तरीके से। अब मैं तो कहूँगा कि ऐसा कोई चमत्कारी फॉर्मूला नहीं है, इसको आप लोग जैसे करते थे वैसे ही है। ये बस आप करने का तो ज़्यादा आसान तरीका यही है कि शिफ्ट कभी भी पूछे अपरेंट डेप्थ कहीं हो तो शिफ्ट निकाल के टोटल से सब्ट्रैक्ट कर दिया करो, वही मैंने किया है, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। तो ये कुछ ज़्यादा नया नहीं है इस फॉर्मूले से, लेकिन है एक स्लैब, मल्टीपल स्लैब रखे हो तो आपको अपरेंट डेप्थ अगर निकालना हो तो ऐसे क्वेश्चन एक आप मिल जाते हैं कभी कभी।
तो बच्चों ये जैसे रहा एक आसान सा क्वेश्चन, इस पे कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, समझने के लिए। तो एक आसान सा क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल आपके लिए रहा ये एग्जांपल, फाइंड एपरेंट डेप्थ, ये आपके लिए दिया है। जैसे ये 2-3 स्लैब दे देते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, 2, 4/3, ये 24 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चलो 1 है, एयर है मान लो, ये है। अब आपको बताना है एपरेंट डेप्थ, ये ऑब्जर्वर है, यहां से देख रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। तो एक तो तरीका यह है कि जो अभी अभी पढ़ा डायरेक्ट फॉर्मूले से, एक डायरेक्ट मेथड 1 जो डायरेक्ट पढ़ा है, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यह कहता है कि एपरेंट डेप्थ अगर निकालना है तो एच एपरेंट का वैल्यू होता है म्यू ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर जिस मीडियम में रखा है उसका म्यू, तो म्यू ऑब्जर्वर T1/μ1 प्लस T2/μ2 प्लस T3/μ3, जिस मीडियम में जाओ उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो। म्यू ऑब्जर्वर 1 है, ये 12 सेंटीमीटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, तो 12/3/2, अगले का 16/2, अगले का 24/4/3, इसको जरा सिंप्लीफाई करो तो 8 + 8 + 18, 8 26, 34 सेंटीमीटर एच एपरेंट आ गया। सेकेंड मेथड की बात किया जाए, अगले मेथड से क्या कर सकते हैं, तो सेकेंड मेथड 2 बोलता है, हम लोग जो बेसिक पढ़े हैं, शिफ्ट टोटल निकालना है। टोटल शिफ्ट कितना आएगा बेटा, टोटल शिफ्ट S इक्वल टू हो जाएगा, इसका शिफ्ट हो जाएगा 12 × 1 - 2/3 प्लस इसका शिफ्ट हो जाएगा 16 × 1 - 1/2 प्लस इसका शिफ्ट हो जाएगा 24 1 - 3/4। इसको टोटल शिफ्ट देखा जाएगा तो ये कितना बन जाता है 4, प्लस इसका शिफ्ट देखोगे तो 8, प्लस उसका शिफ्ट देखोगे 6, तो टोटल कितना होता है 8 × 6 = 14, 4 18 सेंटीमीटर। अच्छा टोटल डिस्टेंस देखो कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, टोटल डिस्टेंस, तो एपरेंट डेप्थ निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, एच एपरेंट, अगर मैं यहाँ से एच एपरेंट निकालूं, एच एपरेंट कितना हो जाएगा, एच एपरेंट इक्वल टू टोटल डेप्थ 24 और 16, 40 और 52, 52 - 18, तो 52 - 18 हमें लग रहा है ये तो 34 सेंटीमीटर आता है। तो बेसिक से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना, यहां तक कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग ये रिफ्रैक्शन में आगे बढ़ते हैं। आज स्टार्ट करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगला टॉपिक शुरू करते हैं इसी में, जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बात करते हैं बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जब ये मान लो ऊपर का रेरर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है, अगर रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रे कोई ट्रैवल करेगा, तो डेंसर से अगर लाइट आए, ये एंगल आई है, ये रेरर मीडियम में जाएगा तो क्या एंगल ज्यादा बनेगा, क्या व्हेन लाइट
travel from denser to rarer। डेंसर से रेरर की तरफ जब लाइट चलेगा तब क्या होता है, आप देखो तो जब डेंसर से रेरर की तरफ चलेगा तो पक्की बात है एंगल आई जो होगा एंगल आर से छोटा हो जाएगा। अच्छा, आपको पता है जब एंगल आई एंगल आर से छोटा होगा तो सबसे पहले 90 कौन होगा, सबसे पहले 90 डिग्री रेरर वाला पहुंचेगा कि डेंसर वाला पहुंचेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले 90 डिग्री ये वाला पहुंचेगा, रेरर वाला पहुंचेगा, डेंसर वाला नहीं पहुंचेगा। इसीलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में अगर बात करें हम कि सबसे पहले 90 कहाँ पे होने वाला है, डेंसर मीडियम में नहीं, रेरर मीडियम में एंगल 90 होगा। तो अगर मैं लगातार इसको बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं तो बढ़ाते बढ़ाते क्या एक समय ऐसा आएगा जिस समय ये रेरर मीडियम ये डेंसर मीडियम, बच्चों यहाँ पे अगर मैं एंगल बढ़ाते 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 एंगल को इतना बढ़ा दूं कि ये 90 पहुंच जाए, मतलब इतना एंगल बढ़ा दूं कि ये वाला रे ऐसे जस्ट निकल जाए 90 डिग्री हो जाए। ये जो स्पेशल एंगल है, ये जो स्पेशल एंगल है इसको बोलते हैं हम लोग, इस आईसी को हम लोग नाम देते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन अगर बात करें तो क्रिटिकल एंगल को डिफाइन किया जा सकता है। क्रिटिकल एंगल वह एंगल है जिसपे रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री पे निकले। रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल वह एंगल है जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए 90 डिग्री, उसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो बेटा स्वाभाविक सी बात है कि ये क्रिटिकल एंगल जो अप्रोच करेगा सबसे पहले 90 डिग्री वो तभी होगा जब डेंसर से रेरर में जाएगा। रेरर से डेंसर जाएगा तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेरर से डेंसर जाओगे अगर इधर से रे आएगी तो ऐसे निकलेगा, तो इधर वाला तो आप 90 पहले कर लोगे लेकिन ये वाला 90 नहीं हो पाएगा। लेकिन डेंसर से रेरर में जाएगा तभी रेरर वाला पहले 90 पहुंचेगा। अब आप बताओ अगर इससे भी ज्यादा आपने कर दिया, एंगल को आपने इससे भी ज्यादा कर दिया, अगर आप एंगल को इससे भी ज्यादा करोगे तो आप पाओगे कि क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा अगर आपने एंगल कर दिया तो आप पाओगे कि लाइट रे ऐसे निकल जाएगा। ये अगर एंगल आपका आई ज्यादा हो जाए आईसी से तब क्या हो जाता है, इफ एंगल आई is more than angle IC, then there will be no refraction। और इस केस में बच्चों कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा अगर एंगल आईसी से ज्यादा हो जाए। आईसी कौन सा एंगल है, आईसी वह एंगल है जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। अगर एंगल आईसी से भी ज्यादा हो जाए तो उस केस में कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। और मैं तो कहूं कि कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, साथ में ये जो सिचुएशन है इस केस में ये एनआर है ये एनडी है। इस सिचुएशन में जो ये वाला रेज है ये ऊपर का जो बाउंड्री है, ये क्या बाउंड्री यानी इंटरफेस विल एक्ट लाइक अ प्लेन मिरर। इंटरफेस जो है वो प्लेन मिरर के जैसा बिहेव करने लगता है। मतलब प्लेन मिरर भी नहीं बोलो तो चलो ठीक है, सिंपल मिरर बोल सकते हो, सिंपल क्योंकि कर्व्ड भी हो सकता है।
तो इंटरफेस विल एक्ट लाइक अ मिरर। मिरर में क्या होता है बेटा, ये अगर एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा, ठीक है ना। तो ये रहा कुछ टर्मिनोलॉजी जो हम लोग, अब इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्पेशल इसलिए है कि देखो ये तो रिफ्रैक्शन था, हमने मिरर नहीं रखा, लेकिन रिफ्रैक्शन के समय भी एक पर्टिकुलर एंगल होता है जिससे ज्यादा अगर आपने कर दिया एंगल तो उस समय ये रिफ्रैक्शन न शो करके वो रिफ्लेक्शन शो करने लगता है। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेटा इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आप छोटे छोटे टर्म्स को आप देख सकते हो। जैसे कि मैं बोलूं, पहला टर्म तो यही है कि ये क्या है, आईसी। आईसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल को डिफाइन कर लो। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल है? क्रिटिकल एंगल की बात किया जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, at which angle of refraction becomes 90 डिग्री। इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल वो एंगल है डेंसर मीडियम में, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम जिस पर क्या हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। और 90 डिग्री से ज्यादा अगर हुआ तो कोई भी प्रकार का कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, उस जगह पे रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये लाइट की जो प्रॉपर्टी है ना, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। इस पे बेस्ड हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स का जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसी पे बेस्ड है। टीआईआर पे बहुत सारी चीज़ें हैं, टीआईआर पे ब्लैक बॉडी जो है वो भी टीआईआर पे बेस्ड है। ये सब बातें हैं बच्चों। तो ये हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा सा समझते हैं। और टर्मिनोलॉजी की एक बात मुझे बताइएगा, जब दो सिचुएशन बन रहा है, एक वो सिचुएशन जिस समय रिफ्रैक्शन हो रहा है और वो सिचुएशन जिस समय रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। एक तो सिचुएशन वो है जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो देखो बात तो किया जाए तो डेविएशन की बात किया जाए, एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा की बात करते हैं बच्चों। तो पहला केस नंबर 1, एंगल ऑफ डेविएशन तब व्हेन एंगल आई इज लेस देन एंगल आईसी। जब एंगल आई आईसी से कम हो, देखिएगा ये म्यू आर है, ये म्यू डी है, ये म्यू आर है, ये म्यू डी है। डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाना है, डेंसर मीडियम से अगर रेरर मीडियम में जाना है तो कोई भी एंगल, अगर बच्चों ये एंगल आई जो है आईसी से कम है तो पक्की बात है रिफ्रैक्शन होगा। और ये एंगल आर बोलोगे, इसी को आगे एक्सटेंड कर दो, तो अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो यही तो डेविएशन हुआ, अपने पाथ से इतना ही तो डेविएट हुआ, ये इधर जा रहा था इधर मुड़ गया, तो डेविएट होना अपने पाथ से कितना डेविएट हुआ। देखो अगर ये अब आप लोग खुद ही समझ पा रहे होंगे, ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा, स्वाभाविक सी बात है। देखो
तो आर जो है आर इक्वल टू डेल्टा प्लस आई, तो डेल्टा इक्वल टू कितना आया, आर माइनस आई। ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, ये रिफ्रैक्शन का भी प्रॉपर्टी है। डेविएशन तब इतना होगा। सेकेंड सिचुएशन केस 2 की बात करें, व्हेन एंगल आई इज इक्वल टू आई सी, क्रिटिकल केस, क्रिटिकल एंगल, जब एंगल आई सी के बराबर हो जाए, म्यू डी म्यू आर। तो बेटा अगर ऐसा होगा तो आप लोग सब लोग देख पा रहे हो कि वो एंगल जिसपे रिफ्रैक्टेड रे सीधा सीधा निकल जाए, ये तो समझ में आता है, वो आईसी बोला जाता है। तो एक तो आईसी कैलकुलेट करने का तरीका भी सीख लो। आईसी कैसे निकालोगे, स्नेल्स लॉ यूज करो, स्नेल्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। आईसी निकालने का फॉर्मूला देखो कैसे, स्नेल्स लॉ सिंपल यूज करो, म्यू डी साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू आर। साइन आई सी की वैल्यू याद रखिएगा, साइन आई सी होता है म्यू आर बाई म्यू डी, म्यू आर बाई म्यू डी। और डेविएशन कितना आएगा बेटा, ये आईसी है तो ये भी आईसी होगा, और टोटल एंगल 90 डिग्री है, यही डेविएशन है। डेल्टा हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस आई सी, याद रखने वाली बात। और ये भी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है स्नेल्स लॉ से जो आया है एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए। आखिरी केस की बात करें, लास्ट केस है, व्हेन तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आईसी से ज्यादा होगा तो ये क्या बन जाएगा, टी आई आर का कंडीशन है। तब क्या होगा, आईसी से भी ज्यादा हो गया तो यहाँ पे टी आई आर शुरू हो जाएगा। और एक बार बेटा टी आई आर शुरू हो गया तो आपको पता ही है तब क्या होने वाला है, तब आपका ये म्यू आर ये म्यू डी, तो अगर म्यू आर म्यू डी है तो अगर इस समय ऐसा हो रहा है तो पक्की बात है कि ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। आई जो है तो ये भी आई हो जाएगा। इस केस में रिफ्लेक्शन आप बेसिक जैसे मिरर पढ़े थे, मिरर की तरह सोचो, डेल्टा कितना होता है तब मिरर में, मिरर में आपने पढ़ा था डेल्टा इक्वल टू पाई माइनस 2i, डेल्टा इक्वल टू पाई माइनस 2i। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो है नहीं कुछ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू हो गया। ये मिरर की तरह बिहेव करेगा। कब मिरर की तरह बिहेव करेगा, जब आई एंगल ऑफ इंसिडेंस किसमें हो, आईसी से ज्यादा हो। तो हमेशा आपको आईसी पहले निकाल लेना चाहिए। और ये एंगल ऑफ डेविएशन 3 पॉसिबल केसेस में है, ठीक है ना। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो है ही नहीं, ये तो एक लीनियर रिलेशन है। देखो डेल्टा और आई में एक लीनियर रिलेशन है। यहाँ पे डेल्टा और आई सी एक कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे डेल्टा और आई एक लीनियर रिलेशन नहीं है। गलती से भी मत कहिएगा, क्योंकि आर भी है, और जो कि आर हम जानते हैं म्यू आर म्यू डी साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर। यहां से आपको आर निकालना पड़ेगा, आर निकाल के रखना पड़ेगा। आर की वैल्यू कितना है, आर की वैल्यू तो बड़ा खतरनाक आएगा। देखो आर की वैल्यू आई के टर्म्स में रखना पड़ेगा। तो आई और डेल्टा में लीनियर रिलेशन नहीं है, गलती से भी मत बोलिएगा। ये संबंध कुछ लोग सोच के बताते हैं कि ये रिलेशन जो है ये नॉट लीनियर रिलेशन। ये संबंध बड़ा खतरनाक है। ये संबंध देखो कैसा है, ये संबंध है कुछ अपना। आर की वैल्यू बोलो तो आर की वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ म्यू डी बाई म्यू आर साइन आई माइनस आई। ये संबंध कुछ ऐसा है खतरनाक सा, आई के टर्म्स में, आई और डेल्टा का संबंध। ये लीनियर रिलेशन नहीं है, लीनियर रिलेशन ये है। यहाँ पे आई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए अलग अलग डेल्टा आपको निकलेगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन अपने को समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है ना।
एंगल ऑफ डेविएशन बच्चों आप लोग को एलिमेंट्री लेवल के कोई क्वेश्चन अगर मिलेगा तो हमें लग रहा है आप लोग कर ले जाओगे, ठीक है ना। बहुत आसान आसान क्वेश्चन अगर आपको मिले। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले हमें क्या निकाल लेना चाहिए, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है रिफ्रैक्शन का TIR के लिए मुझे क्या निकाल लेना चाहिए, सबसे पहले मुझे निकाल लेना चाहिए क्या, एंगल ऑफ ये क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। तो बच्चों आपसे पूछ रहा है फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस when angle of deviation is 30 डिग्री, ये दिया है आपके लिए। एंगल ऑफ डेविएशन बच्चों कितना दिया है, एंगल ऑफ डेविएशन आपको दिया है अपने को तब की बात, अच्छा नहीं हमें तो नहीं, अपने को इंसिडेंस निकालना है ना, डेविएशन तो सॉल्व पता ही करना है। चलो ठीक है, डेविएशन पता करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको मान लो दिया है, फाइंड क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना। इफ एंगल I इज इक्वल टू पहला पार्ट 30 डिग्री, एंगल I अगर 30 डिग्री है तब बताओ, दूसरा पार्ट भी लिख लो 45 डिग्री, तीसरा पार्ट 60 डिग्री, ठीक है बच्चों ये है। तो चलो ठीक है करते हैं, पहला पार्ट डेविएशन निकालना है तो सबसे पहले मुझे क्या निकाल लेना चाहिए, ऐसा कोई भी हमें पता कर लेना चाहिए क्रिटिकल एंगल। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्रिटिकल एंगल पता कर लें। क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल IC निकालने के लिए हमें पता है कि जब ये बाउंड्री से निकल जाता है, IC निकालने का मतलब ये एंगल 90 डिग्री जब हो जाए, ठीक है ना, एंगल R 90 यानी √2 IC निकाल ले अगर, √2 साइन IC इज इक्वल टू 1, IC की वैल्यू आ गया 45 डिग्री। तो पहला पार्ट जो है 45 डिग्री से कम है, तो पहला पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट अब करते हैं। तो पहले पार्ट में एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री दिया है और ये √2 मीडियम है, ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना पड़ेगा क्योंकि रिफ्रैक्शन होने वाला है, IC से कम एंगल है। तो √2 साइन 30 इज इक्वल टू साइन R की वैल्यू मुझे लग रहा है 45 डिग्री और डेविएशन बच्चों देखो आ जाएगा 45 माइनस 30, 15 डिग्री आंसर होगा। पहले पार्ट का आंसर हो गया 15 डिग्री, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट मैं इधर कर दे रहा हूँ, सेकेंड पार्ट तो क्रिटिकल एंगल ही दिया है। क्रिटिकल एंगल पे डेल्टा कितना होता है, क्रिटिकल एंगल वो होता है जिसपे एंगल 90 डिग्री निकल जाए। तो ये 45 है तो पाई, सेकेंड पार्ट π/2 माइनस IC होता है क्रिटिकल एंगल के समय, तो 90 माइनस 45 तो 45 ही हो जाएगा। थर्ड पार्ट 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे TIR होगा, आपको समझ में आना चाहिए TIR होगा, क्योंकि 60 डिग्री पे TIR क्यों होगा, क्योंकि ये 45 से ज़्यादा है। तो TIR अगर होना है तो TIR अगर ये एंगल 60 डिग्री कर दिया मैंने तो TIR होना है, तो ये ऐसे निकलेगा 60 डिग्री पे। और आपको पता होता है डेल्टा इस समय कितना आता है π-2I यानी 60 डिग्री। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया 15 डिग्री, दूसरे पार्ट का आंसर 45 डिग्री, तीसरे पार्ट का आंसर 60 डिग्री, π-2I, ठीक है बच्चों। तो ये रहा
पहला क्वेश्चन आपके लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। इसी सीक्वेंस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ही हम बात करें आपसे, एक आध क्वेश्चन और करते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आप लोग जैसे बात कर रहे थे कि ये हमें क्या करना है, ऐसे प्रॉब्लम को करना है जिस समय दूसरा, ठीक है ना। जैसे मान लो ये दिया है बच्चों की एक बाउंड्री दिया है मीडियम, ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको मान ले n√3/2, इसको मान ले n/2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n0, और ये मीडियम 1 बोल दे रहे हैं, ये मीडियम 2 बोल दे रहे हैं, ये मीडियम 3, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है ना। आपको पूछा है, पहला पार्ट क्वेश्चन का पूछा है, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, सच दैट रे विल नॉट एंटर इन रीजन 3। थर्ड रीजन में रे एंटर ना करे, इसके लिए कंडीशन क्या होगा। तो थर्ड रीजन में रे एंटर ना करे, तो रे एंटर ना करे थर्ड रीजन में, तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए। रे एंटर ना करे तो इसके लिए, इसी में पहला पार्ट मान ले रहा हूं मैं क्वेश्चन का, सच दैट रे विल नॉट एंटर इन रीजन 3। तो पहला पार्ट क्वेश्चन का ये मान लेता हूं। चलो सेकेंड पार्ट आपके लिए पूछ सकता हूं मैं, रीजन 2 में भी ना जाए। तो ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं। तो बच्चों दोनों क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जैसे आप यह समझो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर अपने को करना है, तो भाई पहला पार्ट देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का। तो इस रीजन में ना जाए ना, ऐसा बोल रहा है कि रीजन 3 में ना जाए। तो रीजन 2 में मान लो गया ऐसे, और रीजन 3 में जस्ट ना जाए, तो इसके बाद में फिर नॉर्मल से ये डेंसर है, इसके लिए देखो तो ये जस्ट ऐसे निकल जाए। ये कंडीशन बनेगा ना कि यहां से जाए, लेकिन यहां से इस रीजन में ना जाए, रीजन 3 में ना जाके जस्ट निकल जाए, रीजन 3 में जाने से बच जाए। तो ये एंगल अगर R1 में मान लूँ, ये भी अगर एंगल R1 मान लूँ, तो यहाँ से यहाँ तक पहला से दूसरा, फर्स्ट टू सेकेंड, स्नेल्स लॉ पहले लगाओ। आपको समझ में आना चाहिए कि रीजन 3 में ना जाने का मतलब रीजन 2 तक तो जाए, लेकिन रीजन 3 में जस्ट 90 डिग्री पे हो जाए, वो एंगल निकालना है। और उससे ज्यादा अगर एंगल हुआ तब तो काम बन ही जाएगा, तब तो पक्का नहीं जाएगा ना। उससे कम हुआ तब ठीक है, तब तो जाएगा। तो ये आईसी हम निकाल रहे हैं हमें, यानी क्रिटिकल, इसमें रीजन में ना जाते, यानी यहाँ TIR होना चाहिए। TIR होने के लिए यहाँ पे कौन सा एंगल होना चाहिए, यानी TIR होने के लिए मतलब TIR एट सेकेंड एंड थर्ड लेयर, सेकेंड एंड थर्ड इंटरफेस। सेकेंड थर्ड इंटरफेस पे R1 की वैल्यू क्या, R1 की वैल्यू IC के बराबर होना चाहिए, तभी तो यहां पे ऐसा होगा। अब जरा ये देखो, इस सेकेंड थर्ड के लिए आप स्नेल्स लॉ यूज करो, R1 के लिए स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ यूज करोगे तो आप देखो यहां पे क्या लिखोगे,
R1 मतलब n0√3/2 साइन आई सी इक्वल टू n0/2 इंटू साइन 1। तो ये तो देखो अपने को समझ में आता है, साइन आई सी की वैल्यू जो आ गया, साइन आई सी इज इक्वल टू 1/√3। और फर्स्ट हमें तो पूछा गया था आई कितना होगा। ये किस लेयर के लिए यूज किया था, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर के लिए स्नेल्स लॉ यूज कर लो आई निकालने के लिए। फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर के लिए, तो फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर के लिए अगर आप यूज कर रहे हो, तो फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए अगर आप यूज कर रहे हो, तो यहां पे बेटा देखो n0 साइन आई इज इक्वल टू n0√3/2 साइन आई सी की वैल्यू है 1/√3। ये कट जाएगा तो आई की वैल्यू आ गया 30 डिग्री। तो अपना जो आंसर हो गया, आंसर फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा। 30 या 30 से ज्यादा होगा तो चलेगा, कम से कम कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। आपको यह भी पूछ सकता था क्वेश्चन में कि एंगल मिनिमम एंगल ऑफ, अगर पूछता मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो मिनिमम आंसर क्या हो जाता, तब आंसर आपका एग्जैक्ट 30 डिग्री होता, तब आपका आंसर 30 डिग्री होता। ठीक है ना। यहाँ पे वो मिनिमम नहीं पूछा था, तो आपका 30 या 30 से ज्यादा होगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये रहा। और इसको देखो एक तरीके से और भी, मतलब इसको इतना दो बार स्नेल्स लॉ लगाने से बचना भी चाहिए। कई बार इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को फर्स्ट पार्ट को ही ऐसे भी कर सकते हो। कभी भी स्नेल्स लॉ लगाया जाता है सीधा यहाँ से यहाँ तक लगा दिया करो। कि जैसे मान लो सबसे पहले हम मान ही लेते हैं, चलो पहले हम क्वेश्चन को बेसिक से करते हैं एकदम, कि भाई ये ऐसे R1 हुआ, ऐसे निकल जाएगा R2 होगा, ये n0/2 दिया है। ठीक है। तो स्नेल्स लॉ पहले यहाँ से यहाँ मल्टी लेयर के लिए स्नेल्स लॉ लगा लो। तो यहाँ से क्या लिखाओगे, n0 साइन आई इज इक्वल टू n0√3/2 साइन R1। यहाँ पे भी वही चीज लिखोगे, यहाँ से यहाँ तक के लिए लिखोगे n0/2 साइन R2, यानी साइन आई इज इक्वल टू √3/2 साइन R1 इज इक्वल टू 1/2 साइन R2। यही आ गया। अब देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट आपको बोला है कि किस रीजन में ना जाए, थर्ड रीजन में ना जाए। थर्ड रीजन में ना जाने का मतलब फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कर रहा हूं, इफ लाइट डज नॉट एंटर इन रीजन 3 देन R2 शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री और मोर देन 90 डिग्री। तो 90 पे लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो। R2 को 90 रखोगे तो साइन आई कितना आ जाएगा, तो देख लो आप लोग, R2 90 रखोगे तो साइन आई हो जाएगा, आई की वैल्यू हो गया 30 डिग्री। यानी आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम एंगल कितना होना है, यहां से जो आएगा कम से कम एंगल आएगा, क्योंकि देखो ये जस्ट आईसी का याद करो, टीआईआर होना है तो भी तो नहीं जाएगा, टीआईआर होने के लिए आईसी से ज्यादा, ये मिनिमम क्रिटिकल एंगल होता है, इससे ज्यादा। सेकंड पार्ट देख लो, सेकंड पार्ट में सेकंड रीजन में ना जाए, तो सेकंड रीजन में ना जाए तो R1 90 कर दो, R1 90 कर दो बेटा। तो अब सेकंड में नहीं जाएगा, थर्ड में तो जाएगा ही नहीं, तब यहाँ पे तो स्नेल्स लॉ के लिए ये वाला पार्ट सोचने की जरूरत नहीं, बस यहीं पे सीधा कर लो। सेकंड में ना जाए तो n0 साइन आई इज इक्वल टू n0√3/2, यानी आई की वैल्यू 60 डिग्री। तो 60 डिग्री मिनिमम एंगल है, 60 से ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा, यानी ये आई 0 से 30 डिग्री के बीच में रहेगा तो हर एक रीजन में जाएगा, और 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में रहेगा तो इस रीजन में नहीं जाएगा, केवल इस रीजन में रहेगा, और 60 डिग्री से ज्यादा हुआ तो रीजन 1 में ही रह जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को समझ में आ जाना चाहिए अपने को। एक बार IIT 2008 में, कि 2008 या 2009 में,
हाँ, लगभग 2008 में ही शायद ऐसा था कि एक क्वेश्चन इसी पे आया और बहुत आसान क्वेश्चन उन्होंने दे दिया था कि यही मल्टी लेयर का ही था। उनका आईडी का जो क्वेश्चन था वो ये था, n0/8, n0/4, n0/2, n0, रीजन 1, 2, 3, 4, ये लाइट और ये इंसिडेंस। उन्होंने पूछा था फाइंड मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस such that light does not enter in region 3, in region 4, चौथे रीजन में ना जाए। तो चौथे रीजन में ना जाए तो आपको समझ में आना चाहिए। आप सबसे पहले तो आप क्या लगाते हो, बेसिक्स कर लेते हो, इसको R1 मानते हो, R1, R2, R2, ये R3, स्नेल्स लॉ पहले लगा लो। n0 साइन I इज इक्वल टू n0/2 साइन R1 इज इक्वल टू n0/4 साइन R2 इज इक्वल टू n0/8 साइन R3। ये एंगल R3 है। तो बच्चों बताओ किस में नहीं जाना है, R4 में नहीं जाना है, कम से कम एंगल पूछा है, इसलिए जस्ट 90 डिग्री। चलिए देख लो, तो R3 की वैल्यू 90 डिग्री की रख दो। तो बाकियों को देखने की जरूरत नहीं, सीधा यहाँ से यहाँ तक देखो, n0 से n0 कट जाएगा, R3 90 है तो I की वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/8। एक लाइन में ये क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऐसे आसान क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। इस पे बेस्ड आप लोग कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए, एक टर्म होता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस क्या होता है? जैसे मैं बोलूं आपको, ये कभी कभी देखो तालाब में देखो पानी और उसके नीचे अगर कहीं बल्ब लगा हो तो लाइट जो होता है वो, मान लो यहाँ पे बल्ब लगा है तो बल्ब से तो लाइट चारों तरफ निकलेगा यार, चारों दिशाओं में निकलेगा, इसमें तो कोई कष्ट ही नहीं होगा, बहुत सारी लाइट निकलेंगी। नीचे की बात नहीं, हम इधर की बात करते हैं जो बाहर निकलने वाला है। जो ये वाला लाइट रे है, ध्यान से देखिएगा, ये N1 है, ये N2 है, एयर है। ये वाला लाइट रे तो सीधा सीधा निकल जाएगा, क्योंकि अनडेविएटेड निकल जाएगा, क्योंकि ये एंगल I 0 डिग्री है, I 0 डिग्री है देखो, और R भी 0 है। इसमें तो कोई कष्ट नहीं, यहाँ से तो लाइट निकलेगा, बल्ब जहाँ लगा है उसके जस्ट ऊपर से तो लाइट निकलेगा। ये वाला लाइट रे देखो आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, यहाँ पहुँचेगा, ये एंगल I बनाएगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा एंगल R से निकलेगा। ठीक है ना, ये हाइट मान लो h है अगर, और ये वाला लाइट रे देखो जाएगा तो एक समय तो ऐसा आएगा ना कि ये एंगल बढ़ ही रहा है लगातार, बढ़ते 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 ऐसा हो सकता है कि वो क्रिटिकल एंगल पे पहुंच जाए, क्योंकि जितना दूर जाओगे उतना ये क्रिटिकल एंगल, मान लो ये IC हो गया, तो IC होने के बाद तो ये पक्का हो गया कि यहाँ वाला रे तो जस्ट 90 डिग्री पे निकला, इसके बाद वाला जो रे है
वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि ये वाला एंगल तो पक्का है आईसी से भी ज्यादा होना है, आई जो होगा ग्रेटर देन आईसी, तो यहाँ तो टी आई आर से रुक जाएगा। सिमिलरली इधर भी होगा, ये वाला लाइट रे जो होगा वो आई होगा, तो ये थोड़ा सा दूर निकलेगा, इसके बाद कहीं पे आपका क्या हो जाएगा, टी आई आर शुरू हो जाएगा, और इससे भी दूर पे आप जाओगे, अगर इससे भी आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तब आपका क्या शुरू हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पे एंगल ये आईसी है और ये वैल्यू आई की वैल्यू आईसी से ज़्यादा है। इसके बीच के जो रेज हैं बेटा वही निकलेंगे आपके, ये तो और कम है, यही निकलेंगे। तो यानी लाइट जो यहाँ पे बल्ब लगा है, ये लाइट जो निकल रहा है, लाइट रेज, तो लाइट रेज जो निकल रही है मुझे लग रहा है केवल इतने बड़े सर्कल में निकल रहा है क्या, चारों तरफ ऐसे एक सर्कल बनेगा, इसी में से लाइट रेज निकलेंगी ना ऐसे। ये जो सर्कल बनता है जिससे, जो ब्राइट सर्कल एक तरीके से बोला जाए, जिससे लाइट रेज निकल रही हैं, इसके बाहर जितने रीजन तक निकल रही हैं उसी सर्कल को बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। आप देखो इस सर्कल का रेडियस अगर मैं आर मान लूं, तो आप इस ट्रायंगल को कंसिडर करो, तो बेटा ये अगर आईसी है, तो ये अगर आईसी है तो पक्का है ये भी आईसी होगा। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ, यहाँ स्नेल्स लॉ लगाओ, साइन आई सी N1 साइन आई सी इज इक्वल टू N2, और आईसी की वैल्यू देखो, ये देखो आपको पता है इस ट्रायंगल में tan आईसी आप निकाल सकते हो, देखो ये tan आईसी आपको पता है, tan आईसी इक्वल टू आर बाई एच। तो यहां से आपको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस आपसे पूछा जाएगा तब बता लोगे, इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये रहा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। ये आसान होता है बहुत, एकदम थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन होता है, इस पे मतलब न्यूमेरिकल भी बनेगा तो एकदम आसान, फॉर्मूला बेस्ड, सबसे आसान होता है ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। हमें विश्वास है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। एक कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए कि आपको फाइंड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, ये है, ये 24 सेंटीमीटर दिया है हाइट, नीचे बल्ब लगा है, ठीक है ना, और इससे जो रेस जा रही हैं, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस आपसे पूछ रहा है, तो हमें इल्यूमिनेंस का मतलब ये जो रेस जो 90 डिग्री पे जाए वही तो देखना है बस। ये आईसी निकाल लिया जाए, ये 4/3 दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऊपर एयर है, तो ये बेटा ये आपको ये आर तो निकालना पड़ेगा। देखो ट्रायंगल में साइन आईसी कितना आएगा, 4/3 साइन आईसी इज इक्वल टू 1। तो हम लोग जानते हैं tan आईसी, ये आईसी है तो ये भी आईसी, tan आईसी की वैल्यू हो जाएगा r बाई एच की वैल्यू 24, साइन आई की वैल्यू, साइन आईसी की वैल्यू है 3/4, तो tan आईसी की वैल्यू हो जाएगा 3/√3/5, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 16 है, तो 16 माइनस 9√7। तो एरिया या सर्कल का रेडियस वगैरह पूछा तो रेडियस तो आ जाएगा 72/√7 सेंटीमीटर। अब एरिया पूछेगा तो एरिया आप बता लोगे, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आपसे पूछते हैं। तो ये रहा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन बच्चों, जो कि आपसे कभी भी पूछा जा सकता है।
ये जो एंगल ऑफ डेविएशन था, एंगल ऑफ डेविएशन पे थोड़ा सा चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन जो था उसको थोड़ा सा देखो, एनालिसिस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। आपने देखा था कि 3 प्रकार के रिलेशन बन रहे थे। एक तो एंगल ऑफ डेविएशन तब के लिए बात हुआ था जब अपना इंसिडेंस कितना था, आई की वैल्यू आई लेस देन आई सी था, तब तो ऐसे निकल गया था आर, और इस केस में डेल्टा की वैल्यू कितना आया था, आर माइनस आई। ये फर्स्ट था। सेकंड था जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस पूरी तरह से आई सी हो जाए, उस केस में जस्ट निकल रहा था। इस केस में डेल्टा था पाई बाई 2 माइनस आई सी। इसके बाद थर्ड था अपना जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये पूरी तरह से कितना हो गया था, आई ग्रेटर देन आई सी, तो टी आई आर शुरू हो गया था। ये भी आई, ये तब जब आई ग्रेटर देन आई सी। 3 पॉसिबल सिचुएशन बने थे, और इस समय डेल्टा जो आता था वो पाई माइनस 2 आई। तो बच्चों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको कहूं कि ये √2 दिया है, तब आईसी कितना आएगा। अगर √2 है तब आईसी की वैल्यू 45 डिग्री आएगा क्या, आईसी की वैल्यू 45 डिग्री होगा। तो √2 है तो आईसी की वैल्यू 45 डिग्री है, और 30 डिग्री रखोगे तो ये आर की वैल्यू आता है 45 डिग्री, तो 15 डिग्री होगा। आई की वैल्यू 0 है तो डेल्टा भी 0 होगा, अनडेविएटेड निकल जाएगा। तो जरा ग्राफ देखो इसका कैसा बनेगा, डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ। डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ, तो जब आई 0 है तो डेल्टा भी 0 है। देखिएगा जब आई 0 है तो डेल्टा भी 0 है। आई बढ़ाते 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 आप कहां पे पहुंचोगे, आईसी पे पहुंचोगे, और बढ़ाते 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 आई को कहां तक ले जा सकते हो, आई को सबसे ज्यादा ले जा सकता है 90 डिग्री, यानी पाई बाई 2 तक। और जब तक आई की वैल्यू 0 से 90 तक है तब तक क्या होगा, यहां से यहां के बीच रिफ्रैक्शन होने वाला है, और यहां से यहां के बीच क्या हो जाएगा, टी आई आर। इसके बीच ग्राफ में एंगल 0 है, तो 0 जब एंगल आपका पहुंचता है पाई बाई आई सी, तो उस समय एंगल जैसे कितना बन रहा है, पाई बाई 2 माइनस आई सी, जो कि 45 डिग्री है। देखो पाई बाई 2 माइनस आई सी डेविएशन होता है, और जब आपका एंगल जैसे ही मतलब 45 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, 45 डिग्री पे डेविएशन जो है 45 डिग्री है, और 45 डिग्री से केवल आप बढ़ा के 45.00000001 कर दो। मतलब ये तो समझ में आ रहा होगा कि अगर आप 45 रखे हो, 45 डिग्री रख रहे हो, तो 45 डिग्री पे रखने पे ये 45 है, तो ये रेस तो सीधा सीधा ऐसे निकल रहा है। और मैं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को 45 से बढ़ा के थोड़ा सा ही बढ़ा दो, 45 से ज्यादा, मतलब आई जस्ट ग्रेटर देन 45 डिग्री, मतलब आई की वैल्यू 45.00000001 भी कर दो, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा क्या। तो मतलब इस पॉइंट तक तो आपका ग्राफ सीधा सीधा इससे इस रिलेशन से निकलता जाएगा, जो कि वैल्यू लगभग लगभग इस तरह बनता है। वो ग्राफ वो बड़ा मतलब कोई स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है। उसके बाद जैसे ही आप 45 से ज्यादा करोगे तो डेविएशन हो जाएगा पाई माइनस 2 आई, मतलब 45 डिग्री से 45.000001 रखें तो 180 माइनस 90, तुरंत डेविएशन जंप होगा, एक बहुत बड़ा जंप आएगा, डेविएशन अचानक से बढ़ जाएगा। डेविएशन बढ़ के तुरंत हो जाएगा कितना,
पाई माइनस 2IC, इसी पॉइंट पे ध्यान सुनिएगा, ये जो वैल्यू है पाई माइनस 2IC, ये 45 डिग्री एग्जैक्टली 45 डिग्री पे एग्जैक्टली IC पे ये पॉइंट है पाई माइनस 2IC, क्योंकि 90 डिग्री होना है एग्जैक्ट। ये ग्राफ जो ऊपर का स्टार्ट होने वाला है, यहां तक ग्राफ तो ऐसा रहा, उसके बाद तो लीनियर स्टार्ट होगा क्योंकि लीनियर रिलेशन आता है ये तो। लेकिन ये पॉइंट जो होगा ये IC इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये IC पे नहीं रिफ्लेक्शन हुआ, IC से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब ये पॉइंट एक्सक्लूडेड है। उसके बाद लीनियर रिलेशन है, ये देखो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो कुछ ऐसा बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ देख के आपको समझ में आ रहा होगा कुछ कि भाई दो, इस ग्राफ का तो प्रॉपर्टी देखो, इस ग्राफ के बारे में समझो तो कभी भी देख के कोई भी बच्चा इस ग्राफ के बारे में क्या क्या सोच सकता है इस ग्राफ को देख के। कि पहली बात तो सर कि अब ये डेल्टा जो है, डेल्टा यहाँ से यहाँ वेरी कर रहा है 0 से 90IC, 0 to π/2 माइनस IC के बीच किसी एक डेल्टा के लिए, कोई एक डेल्टा के लिए दो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल है क्या, एक I1 और एक I2। मतलब पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फॉर डेल्टा लेस देन और इक्वल टू π/2 माइनस IC, इससे कम हुआ अगर, फॉर डेल्टा लेस देन π/2 माइनस IC देयर एग्जिस्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर सेम डेल्टा। एक ही डेल्टा के लिए दो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस एग्जिस्ट करेंगे, एक रिफ्रैक्शन का एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एक रिफ्लेक्शन। वन इज फॉर रिफ्रैक्शन एंड अदर इज फॉर रिफ्लेक्शन। अगर डेल्टा की वैल्यू π/2 माइनस 2IC से ज्यादा हो जाए लेकिन π माइनस 2IC से कम हो, तब उसके लिए एक ही होगा केवल, देखो इसके बीच तो केवल रिफ्लेक्शन वाला एंगल होगा, देखो इसके बीच ये डेल्टा अगर कोई भी है तो इसके करेस्पॉन्डिंग I निकालना, तो ऐसे ही ग्राफ को पढ़ते हो ना कि यहाँ पे जाए कर्व पे जाएंगे, फिर नीचे कर्व तो एक ही मिलेगा, यहाँ पे कहीं जा रहे हो दो बार कर्व मिल रहा है तो दो एंगल मिल रहा है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो बेटा आप करिएगा, एक आसान सा हम लोग इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा बेसिक से सोच के करना पड़ेगा। एक प्रैक्टिस के लिए मैं करा दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन। इसमें आपको दिया है फाइंड, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर डेल्टा इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये √2 है, ये 1 है, ये एंगल I है, ठीक है। ये पूछा है आपसे तो मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ जिसके लिए अपना डेल्टा जो है 15 डिग्री। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप कभी भी सॉल्यूशन करो तो सबसे पहला स्टेप होता है आप निकाल लो क्रिटिकल एंगल। तो √2 sin IC इक्वल टू 1, IC की वैल्यू आ गया 45 डिग्री, यानी डेल्टा क्रिटिकल एंगल पे कितना होता है, डेल्टा एट क्रिटिकल, डेल्टा C एट क्रिटिकल एंगल वो होता है 90 माइनस IC 45, यानी 45 डिग्री।
ये होता है। अच्छा, ये आपसे जो पूछा है वो 15 डिग्री के लिए पूछा है, तो इसका मतलब कि एंगल जो है डेविएशन वो 45 कहाँ से बीच में है, आपको स्टैंडर्ड याद होगा रिजल्ट, ये जो एंगल है ये तो पाई बाई 2 माइनस आईसी से कम है, तो दो दो इंसिडेंट रेज एग्जिस्ट करेंगी, दो दो इंसिडेंट रेज एग्जिस्ट करेंगे, दोनों एंगल निकालो। तो पहला रिफ्लेक्शन के लिए निकाल लो, तो रिफ्लेक्शन होगा तो डेल्टा 15 डिग्री दिया है, 15 डिग्री इक्वल टू पाई 180 माइनस 2 आई। यहां से आई की वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये कितना आता है 165/2, 82.5 डिग्री। दूसरा आंसर क्या होगा, दूसरा आंसर आपका सॉल्व करते हैं। तो पहला तो समझ में आ गया, 182.5 डिग्री अगर रखोगे तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन 15 डिग्री आएगा। दूसरे एंगल के लिए, दूसरे पार्ट को सॉल्व करने के लिए रिफ्रैक्शन जब होगा तब भी 15 डिग्री आ सकता है। तो देखो 15 डिग्री कब आएगा, मान लो वो एंगल आई है जिसके करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्शन एंगल आर है, यानी आर माइनस आई की वैल्यू 15 डिग्री दिया है। आर को लिख सकते हो स्नेल्स लॉ के हिसाब से, आप लिख सकते हो √2 साइन आई इक्वल टू साइन आर। आई की, आर की वैल्यू आई प्लस 15 लिख दो, √2 साइन आई इक्वल टू साइन आई प्लस 15। इस इक्वेशन को, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करो, आप करिएगा खुद से। मैं देखो बता रहा हूँ आंसर आई इक्वल टू 30 डिग्री है बाई ऑब्जर्वेशन, बाई ऑब्जर्वेशन मैंने सॉल्व किया। देखो आई 30 डिग्री रखोगे तो 1/2 हो जाएगा, देखो इधर 45 हो जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहे बेटा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक ही एंगल एग्जिस्ट करेगा और वो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। अगर आपको इसी क्वेश्चन में बोल देता कि मुझे बताओ ये 15 डिग्री की बजाय कुछ ज़्यादा बोल देता, 45 डिग्री पाई/2 माइनस आईसी है ना, पाई/2 माइनस आईसी से ज़्यादा हो जाता, अगर पाई/2 माइनस आईसी से ज़्यादा मतलब बोले तो बोल देता आपको चलो 50 डिग्री, इसके लिए बताओ। तो ये तो पाई/2 माइनस आईसी से ज़्यादा है। ग्राफ देखो, ग्राफ हमेशा दिमाग में बना रहना चाहिए, इससे तो ज़्यादा है, ये वैल्यू होता है 45 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है, पाई माइनस 2 आई। तो इससे तो ज़्यादा है डेविएशन, यहाँ कहीं है, तो इसके लिए तो एक ही एग्जिस्ट करता है, वो भी रिफ्लेक्शन वाले पे, तो ओनली रिफ्लेक्शन, केवल एक एंगल एग्जिस्ट करेगा। तो पाई 180 माइनस 2 आई इज इक्वल टू 50 डिग्री, तो ये 132 आई, आई की वैल्यू 65 डिग्री, 65 डिग्री जो होगा उसी पे आएगा आंसर, ठीक है ना, 50 डिग्री डेविएशन। तो ये बच्चों लगभग लगभग हम लोग पूरा कवर कर लिए हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात जो हो गई, ठीक है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम लोग काफ़ी हद तक चीज़ों को कवर कर चुके हैं। अब जैसे कुछ क्वेश्चन में हम लोग बात करना था, तो हमें लग रहा है कि ये हो जाएगा आप लोगों से। एक बस आखिरी प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर लें तो ये लगभग लगभग ख़त्म हो जाएगा टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलो एक प्रैक्टिस और कर लें कि जैसे मान लो आपको क्वेश्चन ये दिया है कि ये ये तो इसको 5/4 बना लेते हैं। ये अपना जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये एंगल ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, ये आई है। आपसे पूछ रहे हैं फाइंड मिनिमम आई सच दैट TIR total internal reflection takes place
एट वर्टिकल सरफेस, वर्टिकल सरफेस, वर्टिकल सरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब कम से कम एंगल पूछ रहा है। अच्छा, आपको भी बताना पड़ेगा कम से कम एंगल जो होगा उस पे, तो इस रीजन पे TIR हो जाए। तो अगर आप बताओ मुझे ध्यान सोच के कि जो ये एंगल आएगा ये नॉर्मल के पास जाएगा, थोड़ा सा तो इधर आएगा ऐसे, ये एंगल R होगा, ये π/2 माइनस R1 बोलते हैं, R1 की वैल्यू π/2 माइनस R1 शुड बी ग्रेटर देन IC होना चाहिए। इसके लिए इस मीडियम से इस मीडियम के लिए बोलो, IC इसका क्रिटिकल एंगल निकाल लो, इस मीडियम से इस मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होगा, I से निकाल लो 5/4 साइन IC इक्वल टू 1। मतलब इस मीडियम से अगर रेज ऐसे आता है IC, ये कहीं भी मतलब इससे बाहर निकलने वाले के लिए ही तो होगा ना IC, क्योंकि ये देखो बाउंड्री क्या है, डेंसर से रेयर जाके निकाल लेते हैं। तो IC की वैल्यू तो आया, साइन IC आ गया 4/5, IC 53 डिग्री, यानी R1 की वैल्यू, यानी R1 शुड बी ग्रेटर देन 53 डिग्री। R1 बोले तो 90 माइनस R ग्रेटर देन 53 डिग्री। तो 90 माइनस R बोले तो 37 डिग्री से कम होना चाहिए R। तो साइन दोनों साइड ले लो, तो साइन दोनों साइड ले लोगे तो क्या, यहाँ के लिए स्नेल्स लॉ यूज कर लो, इस जगह स्नेल्स लॉ यूज करो। तो साइन I इज इक्वल टू 5/4 साइन R, और ये साइन ले लोगे दोनों साइड तो 3/5 ग्रेटर देन साइन R हो जाएगा। साइन R की वैल्यू कितना आ रहा है, साइन R की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, देखो ये साइन R की वैल्यू यहाँ रख दो, 3/5 ग्रेटर देन साइन R की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ से इसमें, तो 4/5 साइन I, तो 5 से 5 कैंसिल, 3/4 से कम होना चाहिए। दरअसल ये मिनिमम नहीं पूछना चाहिए उनको, मैक्सिमम पूछना चाहिए, ठीक है ना। तो I की वैल्यू हमेशा इस एंगल से कम होना चाहिए, यानी साइन I की मैक्सिमम वैल्यू, साइन I की मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, 3/4, यानी I की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए साइन इनवर्स ऑफ 3/4। ये बच्चों रहा पूरा TIR का, ठीक है ना।